और इस कोशिश के खिलाफ सब खामोश थे, सारी सियासी जमातें खामोश थी, कोई नहीं बोल रहा था। ये पीडीएम का तो इत्तेहाद था ना, उसके अलावा भी पाकिस्तान में कुछ सियासी जमातों का वजूद है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन में कितनी सियासी जमातें रजिस्टर्ड है? कोई बोला था? सिर्फ एक शख्स बोला था, उसका नाम इमरान खान था, और वो बोल रहा था कि ये बहुत बड़ा एक जुर्म है। मतलब इन्होंने इमरान खान को तोशाखाना केस में फंसा के सजा दिलवा दी, उसको जेल भेज दिया, और अपनी जो गाड़ियां ली हैं, जो अपने केसेस चल रहे थे तोशाखाना के, उसमें कहा कि इस अदालत का अब दायरा इख्तियार ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको पता चल चुकी है कि मुल्की तारीख के सबसे महंगे 1200 अरब रुपए की एनआरओ की कोशिश आज नाकाम बना दी गई है। खेल वहीं से शुरू होगा जहां से ख़त्म हुआ था, यानी खान अकेला नहीं फंसेगा, सब फंसेंगे। और ख़ुद रिलीफ लेके खान को तकलीफ़ देने की जो एक कोशिश थी, जो एक मंसूबा था, वो भी आज नाकाम हो गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीम कालादम करार दे दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वादे के मुताबिक अपना शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर जारी कर दिया है और अवामी ओहदों पर बैठे सियासतदानों के जितने बंद केसेस थे वो सब के सब बहाल हो गए हैं। कौन कौन फिर से फंसेगा उसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। पीपल्स पार्टी के, नून लीग के बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों ने टिकटें करा रखी हैं, कुछ लोग बाहर भागने की तैयारी में होंगे। लेकिन पहले बात इस फैसले की। फैसले में ये लिखा गया है कि पीडीएम के दौर में बिल के तहत पास की गई तरमीम के तहत बंद की गई तमाम तहकीकात और जितनी भी इंक्वायरीज थी वो बहाल की जाती हैं, और इस दौरान नैब और एहतसाब अदालतों के तमाम फैसले भी कलादम हो गए। वो तमाम फैसले जिनमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोगों को धड़ाधड़ बैक टू बैक रिलीफ दिया गया, और एहतसाब अदालतों ने लिख लिख कर दे दिया कि ये हमारे दायरे इख्तियार में अब आता ही नहीं है, इसलिए जनाब हम ये केस मजीद नहीं सुन सकते। इंक्वायरी बंद है, फाइल बंद है, गवाह भी जितने रिकॉर्ड हुए थे, जिनके बयानात आए थे, वो भी सब किसी को पता नहीं कहाँ चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कह दिया है कि तमाम केसेस नैब और एहतसाब अदालतों में दोबारा मुकर्रर किए जाएंगे। नैब बंद किए गए केसेस का मुकम्मल रिकॉर्ड अदालतों को वापस भेजे, और फैसले में यह भी लिखा गया है कि करप्शन केसेस जहां रुके थे वहीं से 7 रोज के अंदर अंदर शुरू किए जाएंगे, 7 रोज में। और फिर एक बड़ी दिलचस्प इसमें वो जब ये बिल मंजूर किया गया तो इसमें एक शिक डाल दी गई कि 50 करोड़ रुपए से अगर कम की करप्शन होगी तो नैब तहकीकात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? अगर इससे ऊपर की हो सकती है तो कर सकता है, इससे कम की करप्शन नहीं है क्या? उसको नैब हाथ नहीं डाल सकता? तो जिन्होंने 50 करोड़ से कम की करप्शन की थी वो तो बड़े खुश हुए कि चलो हम नैब से बच गए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस शिक को भी कलअदम करार दे दिया है। आज के इस ताज़ा फैसले के बाद कौन कौन शिकंजे में फंसेगा? सबसे बड़ा मुफाहमत का गुरु आसिफ अली जरदारी, जो अपने केसेस माफ़ कराने के हवाले से भी बड़ी प्लानिंग के साथ चलते हैं, और जितना बड़ा केसेस हो वो उतनी आसानी से माफ़ करा के चले जाते हैं। जितने बड़े बड़े केसेस आज तक उन पे बने हैं उनको परवाह नहीं रही, अदालतों में आए हैं लेकिन गए इस तरह से हैं कि जैसे कोई केस था ही नहीं। तो जरदारी साहब का जो जाली अकाउंट केस है वो वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल हो जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी का LNG केस एहतसाब अदालत के पास जाएगा। फिर नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी का तोशाखाना केस भी वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। मतलब इन्होंने इमरान खान को तोशाखाना केस में फंसा के सजा दिलवा दी, उसको जेल भेज दिया, और अपनी जो गाड़ियां ली हैं, जो अपने केसेस चल रहे थे तोशाखाना के, उसमें कहा कि इस अदालत का अब दायरा इख्तियार ही नहीं है। जब अपनी इंक्वायरी की बारी आई तो बिल मंजूर कर लिया कि अदालत का दायरा इख्तियार ही नहीं है। तो ये तो ऐसे ही हो गया कि अगर इमरान खान पावर में आ जाए और वो कहें कि ये स्पेशल कोर्ट जिसने उनको सजा दिया वो कहे कि जनाब इसका दायरा इख्तियार ही नहीं है मेरा केस सुनने का, और केस खत्म हो जाए। तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना। आपने जो गाड़ियां ली हैं, आपने जो हार ली हैं, आपने जो जो कुछ लिया, BMW, मर्सिडीज, तोशाखाना सी गई है ना, जो उनके खिलाफ रेफरेंस चल रहे हैं, अब आइए आप उनका भी हिसाब दीजिए। इसी तरह इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ जो रेंटल पावर केस है वो भी एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। मुराद अली शाह के खिलाफ भी नैब में रेफरेंस था, वो भी जाएगा वापस। इसी तरह सरदार मेहताब अब्बासी है, इनका ताल्लुक भी नून लीग से है। PIA में गैर कानूनी भर्तियों का कोई नैब का केस था, इनके ऊपर वो भी चला जाएगा। पीपल्स पार्टी के कुछ करीबी लोग हैं, मंजूर कादर हैं और अनवर मजीद, इन लोगों के भी कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं या कुछ ऐसे जो नैब में मुकदमा चल रहे थे, जो वापस हो गए थे, वो भी चले जाएंगे। मौजूदा वफाकी निगरान काबीना में बैठे आहद चीमा भी शिकंजे में आ सकते हैं। तो आप ये देखें कि जितने लोगों को रिलीफ मिला है इस सारे मामले में, वो सब के सब वो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के या मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। एक शख्स है शौकत तरीन, जिनका ताल्लुक़ PTI से है,
और अब आजकल तो वो भी नज़र नहीं आते, वो भी शायद इस केस में दोबारा से फंस जाएंगे, उनका केस भी खुलेगा। लेकिन वो इसलिए उनको फ़ायदा हो गया, बराह रास्त उनको फ़ायदा देने की कोशिश नहीं होगी, लेकिन चूंकि अपने केसेस माफ़ कराने थे तो उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा बीच में हो गया। तो चले ठीक है, किसी एक आध मुखालिफ का भी फ़ायदा होता है तो ठीक है, लेकिन अपने सारे बचाए इन्होंने। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये नैब तरमीम इस कदर बदनीयती पर मबनी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक शिक को कानून के मुताबिक करार देते हुए बहाल रखा है, सिर्फ एक शिक को, बाकी पूरा बिल कलअदम करार दिया है। और ये बिल मंजूर करते वक्त उस वक्त की जो हुकूमत थी उसकी बदनीयती इसलिए भी वाज़ेह थी कि ये बिल कोई अवामी रिलीफ के लिए नहीं था। मतलब जितनी भी कानून साजी हमने देखी है, जो धड़ाधड़ बिल मंजूर कराए गए, कानून बनाए गए, उनमें से कौन सा आपको याद है जो कोई अवामी रिलीफ के लिए या अवामी फलाही मंसूबे के लिए उस वक्त की हुकूमत ने मंजूर कराया था? सब के सब अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए, सब के सब अपने आप को रिलीफ देने के लिए थे। और इस कोशिश के खिलाफ सब खामोश थे, सारी सियासी जमातें खामोश थी, कोई नहीं बोल रहा था। ये पीडीएम का तो इत्तेहाद था ना, उसके अलावा भी पाकिस्तान में कोई सियासी जमातों का वजूद है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन में कितनी सियासी जमातें रजिस्टर्ड है? कोई बोला था? सिर्फ एक शख्स बोला था, उसका नाम इमरान खान था, और वो बोल रहा था कि ये बहुत बड़ा एक जुर्म है, 1200 अरब रुपए का एनआरओ देने की कोशिश की जा रही है। कोई नहीं उसकी बात सुन रहा था। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया और बताया कि ये सब कुछ हो रहा है, और आज उनकी दरख्वास्त को काबिल समात करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। आपको जानकर शायद ये हैरत होगी कि इस बिल से इमरान खान को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन उन्होंने जेल से ये पैगाम भेजा था अपने वकील के ज़रिए कि बेशक मुझे नुकसान हो, लेकिन यह बिल कानून के मुताबिक नहीं है। कौम का 1200 अरब रुपया जो चोरी के, करप्शन के केसेस से माफ़ कराया जा रहा है एनआरओ की सूरत में, वो काबिल कबूल नहीं है, और इस केस को सुप्रीम कोर्ट सुने। बेशक इसकी तरमीम कलअदम होने के नतीजे में मुझे मिलने वाला जो रिलीफ है वो भी ना मिले। वो फर्म थे कि मैंने करप्शन नहीं किया है या मैंने कोई चोरी नहीं किया तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन जिन्होंने की है वो क्यों आज़ाद फिर रहे हैं अपने केसेस ख़त्म करा के? अच्छा, ये केसेस माफ़ कैसे हुए थे? ये नहीं था कि ये कोई गए हैं केसेस को भुगता है और इनकी बरियत होगी और ये बड़े नेल्सन मंडेला बन के कि हमारे ऊपर तो कोई करप्शन का केस नहीं है। इन्होंने इन तरमीम के ज़रिए नैब का केस सुनने का, नैब अदालतों का केस सुनने का दायरा इख्तियारी ख़त्म कर दिया था कि भाई आप अब केस नहीं सुन सकते। तो जब अदालत का दायरा इख्तियारी ख़त्म हो जाए तो फाइल तो बंद होनी है। हालांकि इन केसेस में कोई बरियत नहीं हुई थी, सिर्फ दायरा इख्तियार ख़त्म हुआ था। अब ट्रायल वहीं से शुरू होगा जहां से रुका था, और जिन गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं वो अब वापस उसी लेवल पर बहाल होंगे। अब देखिएगा कि कौन कौन मुल्क से भागने की प्लानिंग करता है। कुछ तो जिनको पता था कि ये फैसला आने वाला है, कुछ तो निकल लिए होंगे जिनके भी नाम मंजर आम पे नहीं है, या जो फंसते हैं वो कुछ लोग तो शायद कहीं इधर उधर चले गए होंगे। कुछ हैं भी ऑलरेडी भी बाहर हैं इस वक्त, कुछ अभी भी बाहर हैं जिनकी प्लानिंग चल रही है मुल्क में आने की। अब पता नहीं उनकी तारीखें तब्दील होती हैं या नहीं होती। लेकिन एक चीज़, इसका एक और पहलू भी है। अभी ये नहीं पता कि काजी फायज ईसा साहब आके इसको किस तरह से हैंडल करने वाले हैं। क्या इस केस में कोई नज़रसानी की अगर अपील आती है तो कोई नया फैसला आ सकता है, या ये तमाम तरामीम जिन्हें कलअदम करार दिया गया है ये किसी दूसरे फैसले में बहाल हो सकती है? मुझे इस बारे में अभी कानूनी ऑप्शंस का नहीं पता, देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसकी चीज़ें सामने आएंगी। दूसरी तरफ उन लोगों के लिए इत्मीनान की बात ये भी होगी कि भाई नैब भी अपना है, सिस्टम भी अपना है, तो परेशानी की कोई इतनी बात नहीं है। लेकिन दर हकीकत इन केसेस का खुल जाना, इंक्वायरीज़ का ओपन हो जाना ही सियासी तौर पर इनको कमज़ोर कर सकता है, या ये बार्गेनिंग पोजीशन में बहुत नीचे जा सकते हैं, क्योंकि फिर कोई भी इनको भी ब्लैकमेल कर सकेगा कि जनाब आपके ये केसेस हैं, कल को इन केसेस की बदौलत इनकी भी आर्म ट्विस्टिंग हो सकती है, इनके खिलाफ भी कोई सज़ा सुनाई जा सकती है। तो ये वो जो जिस तरह से बहुत पावर में आ रहे थे अब उस पोजीशन में नहीं रहेंगे। तो अब इनकी जो बार्गेनिंग एक ताकत थी या पावर थी वो बहुत हद तक कम हो जाएगी और कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में चले जाएंगे। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। फैसले के असरात आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा होंगे। सिर्फ इमरान खान ही क्यों, आपने देखा इस टाइम नैब का केस बन रहा है इमरान खान पे, नैब का केस बन रहा है जनाब परवेज़ इलाही पे, नैब का केस बन रहा है इमरान खान के करीबी साथियों पे, जो पीटीआई का है उसके ऊपर नैब के एफआईए के केसेस। तो ये जो सारे जिनके बचपन से सुनते आए, बचपन से क्या मतलब जब से नैब बनी है, तो जिनके खिलाफ केसेस हम सुनते आए उनमें से तो सारे आज़ाद फिर रहे हैं। तो ये अब पता चलेगा कि और कौन कौन अब किस किस के खिलाफ इंक्वायरी होती है। क्या ये इंक्वायरी ओपन होकर फिर से वापस इसी तरह बंद हो जाएगी, या मेरिट के ऊपर कोई डिसीजन हो गया, या वापस ये कोर्ट कचहरियों में आएंगे? आपको अपडेट रखेंगे। कुछ और भी अपडेट्स हैं इमरान खान के केसेस के हवाले से। 2 ऐसे फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, वो भी आने बाकी हैं। आज काजी फायज ईसा साहब ने अपना पहला फैसला सुना दिया है, पहला उन्होंने फैसला बल्कि कर लिया है। फिर साइफर केस के हवाले से भी अपडेट है। आज मामला चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, साइफर केस ख़त्म
कराने के वाले से मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा व्लॉग, तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं सारी डिटेल डाल दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।